हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित कुमार, विद्या कोचिंग सेंटर आदमापुर सासाराम रोहतास से। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। तो दोस्तों, हम आज कक्षा 10th के राजनीतिक शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, मैंने लॉकडाउन में क्लास बंद रखा था, फिर कोशिश करेंगे कि आगे वीडियो बनाए रहें। ठीक है तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि लोकतंत्र में सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं, अर्थात इनके ठीक विपरीत स्थिति होती है। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा गया है। अमेरिका में व्याप्त रंगभेद इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में शासित होती है। यानी जो जनता के द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि, उसी में वो सरकार चलती है, उसी से ये प्रतिनिधियों से शासित होती हैं। ये जनप्रतिनिधियों किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना इतिहास होता है, इसकी अपनी निश्चित राजनीतिक विचारधारा और नीतियाँ होती हैं। इसी आधार पर जनता इसका समर्थन करती है, चुनाव करती है, समर्थन करती है। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी खड़ा करता है, चयनित उम्मीदवार बहुमत हासिल कर सरकार बनाते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे सदन के अंदर और बाहर जनता की समस्याओं को उठाते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता, अर्थात विभिन्न रंग, रूप, रंग, वेशभूषा वाले लोगों का समाज में सामंजस्य मतलब कि साथ में मिलजुल के रहना। ठीक है, इस लोकतंत्र में सभी लोग, चाहे वो गोरे हों, काले हों, किसी भी रंग भेद को, किसी वेशभूषा के हो, लोग में भाईचारा होता है। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर बताएं। तो विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं होती हैं, वे सामाजिक विभेद कहलाती हैं। परंतु रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन के रूप ले लेता है। भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले या गरीब अमीर का विभेद सामाजिक विभेद है। पांचवा प्रश्न है, विविधता में एकता का एक क्या अर्थ है? लोकतंत्र में विविधता का होना एक स्वाभाविक तथ्य है। विविधता में एकता लोकतंत्र का एक आवश्यक गुण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में विभिन्न धर्मावलंबी के एक साथ मिलकर रहते हैं। इस प्रकार के राज्य में यह धारणा बदलती होती है कि उनके धर्म तो भिन्न भिन्न अवश्य हैं, परंतु उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि सब कुछ वे के बावजूद भी वे एक ही राष्ट्र के निवासी हैं। स्पष्ट है कि विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है। छठवां प्रश्न है, सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है, वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक
विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए एक मूल रूप से उत्तरदायी होता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। सामाजिक विभेद का मूल कारण जन्म को माना जाता है। विविधता अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो 7वां प्रश्न है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। भारत में भाषा के आधार पर पहली बार राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1956 में, वो हमारा पहला राज्य था भारत का। लैंगिक असमानता क्या है? तो लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में भेद करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे का और हीन समझने की भावना लैंगिक असमानता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर की चार दीवारी के में कैद रखना, घर के काम काज तक के सीमित रखना, स्त्रियों और पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता का एक उदाहरण है। ठीक है, तो मेरा 9वां प्रश्न है, सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन सकती है? तो इसका आंसर है, सामाजिक विविधता वैसे तो समाज के विकास के लिए विकास का एक लक्षण है, लेकिन जब यह विविधता लोगों में तनाव, संघर्ष व अलगाववाद को जन्म देती है तो यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। भारत में जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की विविधताएं पाई जाती हैं, लेकिन निहित स्वार्थों तथा सहनशीलता के अभाव में ये विविधताएं सामाजिक तनाव का कारण बन जाती हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। ठीक है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए क्या होगा, ये घातक है। अगला है रंग भेद क्या है। सो दोस्त, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस पे। तो मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेद करना, काले रंग वालों को गोरे रंग वाले लोगों की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित रखना, यही है रंग भेद की नीति। सांप्रदायिकता क्या है? जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन्न होती है। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है? किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या ये खतरनाक है। उनमें विभेद उत्पन्न कर सकती है और आपस में लड़ा भी सकती है। जाति और नस्ल में क्या अंतर है? तो जाति और नस्ल समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय है, किंतु नस्ल जाति की तरह ही काफ़ी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? सो दोस्त, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने बंधुआ मजदूर के बारे में बताया कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, तो फिर से एक बार देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बंधुआ मजदूर प्रथा भारत की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। इस अर्ध औपनिवेशिक एवं अर्ध समानती देश के खेतिहर गरीबों के नंगे शोषण और बर्बर दमन की झलक और अभिव्यक्ति इस प्रथा में दिखाई देती है। 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए बंधुआ मजदूर प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन यह आज भी बिना किसी रोक टोक के और भी तेजी से जारी है। यानी जो बंधुआ मजदूर है, अभी भी गरीब लोग को बंधुआ बना के मजदूर रखा जाता है, कहीं कहीं देखने पे मिलता है ये चीज़। ठीक है, गाँव, बड़े बड़े गाँवों में।
तो अगला चौदह प्रश्न है, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? संविधान की सर्वोच्चता संघीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका आशय यह है कि संविधान लिखित, निश्चित तथा स्पष्ट हो। संविधान राज्य की सर्वोच्च विधि है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। सो दोस्त, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। सो मेरा पहला 15वां प्रश्न है, सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है? कह रहे हैं सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलती है। सभी समूह संतुष्टि महसूस करते हैं, विद्रोह की संभावना कम होती है। वर्ण व्यवस्था क्या है? यह प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बांटा गया है। इसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर, इसके बाद क्षत्रिय एवं नीचे सबसे शूद्र को रखा गया है। 17वां प्रश्न है, पंचायत स्तर पर महिलाओं को कब और कितना आरक्षण प्राप्त होता है? तो पंचायत स्तर पर सन 2006 में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया। इसके अंतर्गत 50% सीटों पर सिर्फ महिलाओं का ही चुनाव लड़ पाएंगी। मतलब जो 2006 में जो नियम लगाया गया पंचायत समिति के स्तर पे कि जो पंचायत समिति है उसमें महिलाएं 50% महिलाओं को सीट का आरक्षण रहेगा, जिसमें महिलाएं अपने सीट पर अपने हक से लड़ सकती हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किस प्रकार किया गया? ये 18वां प्रश्न है। तो यहाँ पर सामुदायिक सरकार का एक तीसरा स्तर था जो जर्मन, फ्रेंच और डच समुदायों के विशेष प्रतिनिधियों से ही बनता है और यह सामुदायिक विषयों पर ही फैसला लेती है, जैसे भाषा, संस्कृति, शिक्षा इत्यादि। तो मेरा 19वां प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल क्यों असंतुष्ट थे? तो वर्ष 1956 में श्रीलंका की सरकार ने अपने संविधान का निर्माण किया। इसमें तमिल को दरकिनार करते हुए ज़्यादातर अधिकार सिंहलियों को दे दिया गया। तमिल श्रीलंका में उपेक्षित महसूस करने लगे, जो आगे चलकर विद्रोह का कारण बना। तो दोस्त, मेरा आज का 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, जातिवाद की समस्या क्या है? तो जातिवाद जो हमारे देश की है सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी जातिवादी चलती है, कहीं कहीं जातिवाद चल रहा है, नेताओं के द्वारा इसको ज़्यादातर उभारा जाता है। सो दोस्त, देखेंगे जातिवाद क्या है, कि समस्या क्या है। तो इसका आंसर है कि जातिवाद भारत की एक मुख्य सामाजिक समस्या माना जाता रहा है। जाति व्यवस्था से ही समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हुई। कर्म के आधार पर विकसित जाति व्यवस्था जन्म के आधार को गले लगा ली, जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। आज जातिवाद केवल सामाजिक समस्या ही नहीं, राजनीतिक समस्या भी बन गई है, क्योंकि जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगी हैं। रजनी कोठारी ने इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए सही कहा है कि आज हम जाति विहीन राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। उनका कहना सही है कि राजनीति में जातीयता का इतना महत्व हो गया है कि बेटी और वोट अपनी जाति को दो प्रचलन किया गया है। मतलब जातिवाद जो है अभी भी वैसा ही है। जातिवाद इतना भद्दा हो चुका है कि जातिवाद ये कहता है कि अपना वोट या अपनी बेटी का विवाह, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपना वोट या अपनी बेटी का जो विवाह करते हैं हम लोग अपनी ही जाति में करें।
ठीक है। तो ये जो प्रचलन है बहुत भद्दा प्रचलन है हमारे समाज का, उसी को बोल रहा है कि जातिवाद क्या है। सो दोस्त धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियो डालूँ न बनाऊँ, मेरी ये सब कोशिश रहेगी आप लोग के लिए। सो थैंक्स।